नमस्कार, मनी गुरु देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रशाल। ट्रैवल प्लान बनाया, टिकट भी बुक कर लिया और फिर एयरलाइंस ने कहा कि हमारी फ्लाइट तो कैंसिल है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि रिफंड मिलेगा या फिर रीबुकिंग का जो झंझट है वो तो नहीं झेलना पड़ेगा। तब समझ में आता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस क्यों लेना जरूरी है। इंडिगो की ताजा कैंसिलेशन की जो स्थिति थी वही देख लीजिए। उस समय क्या ट्रैवल इंश्योरेंस काम आता है, कौन से खर्च इंश्योरेंस में होते हैं कवर। आज मनी गुरु में हम आपको ये बताएंगे तमाम बातें कि बेकार जो आपको समझ आते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस, वो कब सबसे ज्यादा आपके काम आ सकता है। इस शो में हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रस्तगी और साथ ही म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट विश्वजीत पराशर भी इस वक्त हमारे साथ है। आप दोनों का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और ये इसलिए हमने बेसिकली ये टॉपिक लिया क्योंकि जिस तरीके का क्राइसिस पिछले दिनों हमने देखा और अभी चल भी रहा है थोड़ा बहुत इंडिगो का क्राइसिस, उसमें बड़े सारे लोग परेशान हुए। और इस परेशानी से एक बात लोगों को समझ में आई कि जब भी वो ऑप्ट करते हैं टिकट, तो वहाँ पर एक ऑप्शन होता है उस समय भी कि वो अपने लिए इंश्योरेंस का कवर भी ले सकते हैं हेमंत सर। और उस कवर को कई बार लोग बेकार समझते हैं या उनको लगता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है और उसको लोग गो थ्रू करते हैं, उसमें उसको नहीं कई बार ऑप्ट करते। अगर उसको ऑप्ट करें तो कितनी सुविधा होती है अगर आप इंश्योरेंस का कवर लेकर यात्रा करने के लिए निकलते हैं तो हेमंत सर। जी स्मिता, आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। लेकिन क्योंकि आपने बात की कि इंडिगो की और इस तरह से जो जो फ्लाइट कैंसिलेशंस होती हैं, उसके देखिए दो 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 एस्पेक्ट है वहां पे। एक तो ये है कि आपकी एज ए फ्लायर क्या राइट्स हैं, और दूसरे जो एयरलाइंस है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और तीसरा फिर आता है ट्रैवल इंश्योरेंस के क्या फायदे हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारे के सारे एस्पेक्ट जो ट्रैवलर्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, जो बाय एयर ट्रैवल करते हैं, उनको समझने की जरूरत है। अगर हम स्पेसिफिकली ट्रैवल इंश्योरेंस की बात करें स्मिता, तो नॉर्मली क्या होता है, परसेप्शन क्या है कि अगर हम इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हैं तभी हमको ट्रैवल इंश्योरेंस की जरूरत है, क्योंकि वहां पे सबसे बड़ा खतरा रहता है कि आपका सामान अगर खो गया या डिले होगी फ्लाइट, या फिर आपको मेडिकल इमरजेंसी आ गई, क्योंकि वहां पे बहुत खर्चा होगा। इसलिए सोच ये रहती है कि सिर्फ तभी आपको लेना है। वहां पे एक और एस्पेक्ट ये है कि जब आप वीजा के लिए जाते हैं तो काफी कंट्रीज जो है वो इंसिस्ट करते हैं कि आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि जब आप डोमेस्टिक ट्रैवल भी करते हो, विद इन अपने देश में अगर आप करते हो, तब भी ट्रैवल इंश्योरेंस उतना ही इंपॉर्टेंट है। मे बी शायद मेडिकल रीजन से ना हो अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो, लेकिन फिर भी हम ये ना भूलें कि हम जब ट्रैवल करते हैं तो काफी खर्चे होते हैं। हमारा बजट जो है वो लिमिटेड होता है। उसमें अगर कुछ और खर्चे बढ़ जाए कि मान लीजिए फ्लाइट कैंसिल हो गई या फ्लाइट डिले हो गई या आपका बैगेज लॉस हो गया, और कभी कभी तो थर्ड पार्टी डैमेज भी कवर होता है उसमें, कि अगर आप कहीं बाहर घूम रहे हैं अपने देश में और आपसे किसी किसी थर्ड पार्टी को नुकसान होता है, तो फिर उसकी भरपाई कहां से करेंगे। तो मुझे लगता है कि ट्रैवल इंश्योरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा कि हमारा लिमिटेड बजट होता है, हम नहीं चाहते कि उसमें एडिशनल कॉस्ट हमारे साथ आए। और ऑब्वियसली जब अगर कुछ कैंसिलेशन होता है तो उसका जो कॉम्पेंसेशन तो नहीं होगा, क्योंकि आप बहुत समय से प्लान करके बैठे होंगे, लेकिन जो फाइनेंशियल लॉस है एटलीस्ट वो कवर होता है। लेकिन उसके साथ ही जैसा मैंने कहा, ये इंपॉर्टेंट है कि एज ए फ्लायर आपके राइट्स क्या है, और जो एयरलाइंस है, स्पेशली जब जिस तरह का सिनेरियो हमने इंडिगो में देखा, कि उनकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आई थिंक उन्हीं सभी एस्पेक्ट को ट्रैवलर्स को समझने की जरूरत है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि अब जैसे कि हमने देखा था ये पराशर जी की जब कोरोना आया था तो बहुत सारे लोगों को पता चला था कि दरअसल करना क्या है, चीज़ें एक अलग तरीके से समझ आने लगती है, आप एक अलग दिशा में सोचने लगते हैं, जो अब तक आपने नहीं सोचा होता है वैसी वैसी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती है, जो हमने बहुत ही एडवर्स टाइप की सिचुएशन देखी थी कोरोना के टाइम पे। अभी जब इंडिगो का हमने ये सिचुएशन देखा, ये जो क्राइसिस जो मुझे लगता है आगे बहुत सालों तक याद रखा जाएगा, इसमें भी लोगों को बहुत कुछ सिखाया है, प्लान करके कैसे ट्रैवल करना है, या फिर अगर आप लास्ट मिनट पे फ्लाइट आपकी कैंसिल होती है तो फिर आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस होने चाहिए। ऐसे में लोगों को ये भी पता होने चाहिए कि फ्लाइट कैंसिलेशंस पे जो डीजीसीए का नियम है वो क्या कहता है। हालांकि बहुत बार मल्टीपल जगहों पे लोगों ने ये बात सुनी होगी, लेकिन फिर भी मैं चाहूंगी कि आप बताएं पराशर जी कि यहाँ पर अगर डीजीसीए की अगर बात करें तो वो क्या कहता है, उसका नियम फ्लाइट कैंसिलेशन पर। देखिए, सबसे पहले तो बहुत क्लैरिटी है कि अगर फ्लाइट कैंसिल होती है तो एयरलाइंस को उसका रिफंड देना है या फिर रीबुकिंग करनी है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बिल्कुल एयरलाइंस की है। अगर कहीं फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से जो और खर्चे हैं, जैसे कि आप कहीं जा रहे थे और आगे की फ्लाइट्स आपकी बुक थी या होटल्स बुक थे या कोई स्टे था या कोई और जो भी खर्चे थे और आपने प्री बुकिंग कर रखी है, तो ये जो खर्चे हैं ये इंश्योरेंस में कवर होते हैं। तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं।
अब अगर डीजीसीए के जो कायदे की बात करें, नियम की बात करें, तो डीजीसीए कहता है कि एयरलाइंस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा 24 घंटे पहले कि अगर फ्लाइट कैंसिल होती है। और किसी किसी भी वजह से कोई बहुत अननोन रीजंस हैं जो ऐसे हैं कि जिसमें एयरलाइंस का कंट्रोल नहीं है, तो वो भी आपको एयरलाइंस को बताना पड़ेगा। उस केस में शायद एयरलाइंस को कैंसलेशन चार्जेस नहीं देने पड़ते, लेकिन एयरलाइंस का फर्ज है कि वो 24 घंटे पहले हर यात्री को इन्फॉर्म करे। अगर वो नहीं करता है तो ऐसे में उसको रिफंड और जो भी मान लीजिए अगर एक नाइट का स्टे लेना पड़ता है, कहीं किसी वजह से आप यात्री को होटल में रुकना पड़ता है, तो वो सब जो खर्चे हैं, कॉम्पेंसेशन है, वो एयरलाइंस को देना चाहिए। तो ये एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी यात्रियों को जरूरी है कि कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारे देश में अवेयरनेस नहीं है डोमेस्टिक इंश्योरेंस की, और स्मिता जी सबसे मजे की बात यह है कि ये डोमेस्टिक इंश्योरेंस 25-50 रुपए से शुरू हो जाती है और मैक्सिमम 300-400 रुपए तक की है। तो इतने कम पैसे में अगर आपको डोमेस्टिक इंश्योरेंस मिलती है तो वो लेनी चाहिए, उसका पूरा लाभ लेना चाहिए, ताकि आगे जो खर्चे हैं फ्लाइट कैंसिलेशन के बाद आप उसका कॉम्पेंसेशन ले पाए। अब कोई शादी पे जा रहा था और शादी पे दूल्हा पहुंच नहीं पाया तो वो तो एयरलाइंस नहीं देगी, लेकिन जो भी फाइनेंशियल लॉसेज है वो इंश्योरेंस कंपनी जरूर कवर करती है। चाहे आप बीमार हो जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, या मतलब कोई हॉस्पिटलाइजेशन हो जाए, तो ये सारे खर्चे जो हैं ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करती है। और अगर आपको इसमें कोई कंप्लेंट है तो आप डीजीसीए को इसमें इन्फॉर्म भी कर सकते हैं। ऐसे बड़े दूल्हे देखे हमने इस बार एयरपोर्ट पर, जिसने ये क्लेम किया कि उसकी शादी या फिर उसकी इंगेजमेंट है और वो यहीं पर फंसा हुआ है। ये सब भी हुआ इस बार। लेकिन अगर हम कैंसिलेशन पर कंपनसेशन की अगर बात करें हेमंत सर, तो मैं आपसे समझना चाहूँगी वो क्या एक सर्टेन अमाउंट होता है जिस पर आपको कंपनसेशन देना पड़ता है एयरलाइंस को, किसी भी यात्री को, और कब कंपनसेशन से एग्जम्प्टेड होता है एयरलाइन? हाँ देखिए स्मिता, यहाँ पे डीजीसीएस की जो गाइडलाइंस है बहुत ही क्लियर है। तो ये बेसिकली जो कंपनसेशन वो डिपेंड करता है कि फ्लाइट का जो ब्लॉक टाइम है उसके ऊपर। जो हम फ्लाइट के ब्लॉक टाइम की बात करते हैं तो वो शुरू होता है डिपार्चर गेट से अराइवल गेट तक, जहाँ पे आप जाने वाले हैं, वो जो समय है। तो अगर वो समय 1 घंटा या उससे कम है तो कंपनसेशन है 5000 रुपीज। और या फिर जो आपका जो बेसिक फेयर है या प्लस जो एयरलाइंस का जो फ्यूल चार्ज है, उन दोनों में से जो भी कम हो वो आपको मिलता है। और अगर यही समय 1 से 2 घंटा है तो फिर 7500 रुपये, 7500। और अगर ये 2 घंटे से ज्यादा है तो फिर वहां पे 10,000 रुपीज का कॉम्पनसेशन है। और ऑफकोर्स उसके साथ में अगर आप एयरपोर्ट पे हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना समय आपको वेट करना है, कितना समय आपकी डिले हुई है, उसमें एयरलाइंस को रिफ्रेशमेंट भी देनी है आपको। और अगर ओवरनाइट अगर डिले होता है तो फिर स्टे का भी अरेंजमेंट करना है, और साथ ही जो होटल और एयरपोर्ट ट्रांसफर का भी उनको प्रोवाइड करना है। उसके अलावा जो एक्सेप्शंस हैं, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेज या फोर्स मेजर जिसको बोलते हैं, वहां पे क्लियरली जो चीजें एयरलाइंस के कंट्रोल में नहीं है वहां पे उनको कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ता है। वो क्या चीजें हैं, वो या तो इशू एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हो सकते हैं कि उनकी वजह से अगर कोई डिले हुआ है तो, या फिर अगर मौसम की खराबी, जैसे हमने देखा कि सर्दियों में नॉर्थ वगैरह में अगर आप जाएंगे तो फॉग जो रहता है उसकी वजह से हो सकता है, या नेचुरल डिजास्टर्स हो, फ्लड हो, या कहीं स्ट्राइक हो। ये जो कुछ कारण है, यहाँ पे एयरलाइंस को कुछ कॉम्पनसेशन नहीं देना पड़ता है। बट ऐसे में भी एयरलाइंस को ये कोशिश करनी है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फ्लाइट डिले ना हो या कैंसिल ना हो। ऑब्वियसली कई बार हमने ये सुना है कि हम जब भी फ्लाइट में जाते हैं, कई बार हमने सुना है कि अगर रीजन एडमिनिस्ट्रेटिव भी हो, यानी क्रू का डिले हो या कुछ और कारण से डिले हो, तभी एयरलाइंस आपको कोशिश करती है बताने की कि भाई पहले वाली फ्लाइट लेट हो गई या कुछ और कारण हो गया। बट ये ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं जहां पे उनको कॉम्पनसेशन नहीं देना है। बट अगर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं, उनकी उनकी अपने खुद के कारणों से अगर कुछ डिले होता है तो डेफिनेटली ये जो डीजीसीए के नॉर्म्स हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। बिल्कुल, तो ये कुछ वो भी रीजंस है जिसकी वजह से अगर एयरलाइंस की तरफ से फ्लाइट कैंसिल हुई है तो भी वो कंपनसेशन तो नहीं देगा, इससे एग्जम्प्टेड है, जो हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। अब पराशर जी, अब सवाल वही है कि आखिर ट्रैवल इंश्योरेंस कब सबसे ज्यादा काम आता है और ये लेना जरूरी क्यों है? देखिए, इंटरनेशनल कंट्रीज में जब आप ट्रैवल करते हैं तो कई कंट्रीज में मैंडेटरी है वीजा लेने के लिए, तो सब लेते हैं। डोमेस्टिकली मैंडेटरी नहीं है, तो अगर आंकड़े देखें तो 5 से 10% लोग ही ट्रैवल इंश्योरेंस लेते हैं डोमेस्टिक ट्रैवल्स के लिए। वो भी जब कोई मल्टीपल ट्रिप्स है या कोई सीनियर सिटीजन आपके साथ है, तो ये बहुत आवश्यक बन जाता है कि आपने
ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखा है, ताकि कोई रास्ते में इमरजेंसी हो जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई मेडिक्लेम, आप बीमारी चल रही है और आपको इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ जाए, तो या आपके जो लगेज है वो कहीं फंस जाए, तो ये सब चीजें जो है, तमाम चीजें जो है ट्रैवल इंश्योरेंस कवर करता है। और आगे के जितने खर्चे हैं, प्रीपेड इंश्योरेंस, जो प्रीपेड जो खर्चे आपने कर रखे हैं, जैसे होटल की बुकिंग है या कोई आपने यॉट बुक किया हुआ था या क्रूज बुक किया हुआ था, तो जितने भी इस तरीके के खर्चे हैं, ये सब ट्रैवल इंश्योरेंस आपको रिफंड करता है अगर आपने ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखा है, जो कि मात्र 50 रुपए से 300 रुपए तक का होता है। तो ये एक कितनी बड़ी अवेयरनेस है, अगर आपको पता हो तो कोई भी शायद ना करे, और ये बड़ा इजीली अवेलेबल है। जब आप टिकट बुक कर रहे होते हैं तो उसी समय एक ऑप्शन आता है, तो आप उसमें बुक कर दें, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि ऑटोमेटिकली ट्रैवल इंश्योरेंस कवर्ड है, तो आपको क्लिक करना पड़ेगा। या फिर जब आप किसी ऑनलाइन ट्रैवल एजेंट से टिकट बुक करते हैं तो उनको बोल सकते हैं कि इसके साथ साथ ट्रैवल इंश्योरेंस भी साथ में टिकट के साथ जोड़ दें, तो मेरे ख्याल में बहुत आसानी से आपको अवेलेबल हो जाता है। और ये बहुत जरूरी है, जब भी आपके साथ कोई, आपके माता पिता जा रहे हैं जो बुजुर्ग हैं, या आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है जो रास्ते में इमरजेंसी हो सकती है, या आपको लगता है कि लगेज या और आने वाले खर्च है, वो सब आपको रिफंड हो सकते हैं अगर आपने ये ट्रैवल इंश्योरेंस ले रखा है। बिल्कुल, और ये ऑटोमेटिकली नहीं आता, आपको ऑप्ट करना पड़ता है। अलग अलग उसके माध्यम है जिसके माध्यम से आप इसको ले सकते हैं, और अगर ले तो डेफिनेटली, जैसा कि पराशर जी बता रहे थे और जैसा कि हेमंत सर ने स्टार्टिंग में ही बताया शो के, कि आपके लिए कितना ज़्यादा हेल्पफुल होता है। अब मान लीजिए हेमंत सर, इंडिगो जैसी क्राइसिस होती है, भगवान ना करे दोबारा हो, लेकिन अगर होती है तो ऐसे में कानूनी कुछ प्रावधान है क्या यात्रियों के लिए? जी बिल्कुल है। देखिए, ये जो सिचुएशन ऐसी होती है कि अगर आपको पता भी है कि आपके राइट्स क्या है और एयरलाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और ये बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, तो ऐसे में मे बी पॉसिबल नहीं होता। क्योंकि देखिए, जैसे हमने बात की थी ना कि किन किन कारणों में एयरलाइंस को कंपनसेशन नहीं देना और कहाँ पे देना है, तो ऐसा हुआ है काफी बार कि एयरलाइंस ने आपको कहा कि भी वो उनके एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों से नहीं हुआ, लेकिन कुछ और कारणों से हुआ। लेकिन जब जो पैसेंजर्स जो हैं वो जब कंज्यूमर कोर्ट में गए, तो वो एयरलाइंस ने प्रूव नहीं कर पाए कि वो किस कारणों से हुआ, तो उनको कंपनसेशन देना पड़ा। अब ऐसे में क्या होता है, इंडिगो जैसी सिचुएशन जहाँ पे शायद हजारों ट्रैवलर्स इन्वॉल्व हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होता कि सब के सब जो है वो कंज्यूमर कोर्ट में जाए या उसके खिलाफ कुछ अपनी याचिका दर्ज करे। तो एक वहां पे एक प्रोविजन है जिसको हम बोलते हैं कि क्लास एक्शन का प्रोविजन है, जिसको बोलते हैं कलेक्टिव रिड्रेसल। तो यानी अगर कुछ यात्री भी अगर एक पिटीशन को फाइल करते हैं, तो उन सभी के लिए वो एप्लीकेबल हो सकता है जो इस पर्टिकुलर सिचुएशन जो हमने बात की, जैसे इंडिगो में हुआ, उससे अफेक्टेड है। तो ऐसा नहीं है कि वहां पे आपको हर यात्री को जाके वहां पे उसके लिए अपने लिए पिटीशन फाइल करनी होगी। अगर कुछ यात्रियों ने भी किया, जैसे मैंने कहा, एक सिंगल रिप्रेजेंटेटिव पिटीशन का प्रोविजन है, उसमें उन सभी के ऊपर वो लागू होगा अगर जो भी ये फैसला लिया जाता है कि एयरलाइंस की गलती है और किस तरह का कॉम्पनसेशन उनको देना पड़ेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, स्पेशली ऐसी सिचुएशन। और जैसा आपने कहा, भगवान ना करे दोबारा हो और लोगों को देखना पड़े, बट अगर ऐसा होता है तो ये इंपॉर्टेंट है जानने के लिए कि ऐसा एक प्रोविजन है जहाँ पे कुछ यात्री भी अगर ये इनिशिएटिव ले, तो उससे सभी को जो है कॉम्पनसेशन मिल सकता है। बिल्कुल, और अभी आगे आने वाले दिनों में हम ऐसे पिटिशंस देखेंगे भी। हालांकि इस बार तो डीजीसीए ने खुद ही इस पर एक्शन लिया, कोर्ट ने भी स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर बातचीत की। हालांकि उन्होंने इंटरफेयर करने से मना किया, लेकिन हाँ, उन्होंने बात इस पर की और डीजीसीए ने काफी एक्शन इस पर लिया। लेकिन हम देखेंगे हेमंत सर, हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कि कई सारे पिटिशंस इसको लेकर कुछ जो जागरूक लोग होते हैं समाज के, वो जरूर दायर करेंगे कि इस तरीके की चीजें लोगों के साथ दोबारा ना हो, और हो तो उस पर क्या उनके हक और नियम बनते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर, आप बने रहे हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, और शो में आज कुछ कॉलर्स को भी शामिल करने का हो गया इस समय। तो पहले कॉलर को हम शामिल करेंगे। हमारे जो कॉलर नहीं, हमारे पास मेल के जरिए जो सवाल आया है पंकज जी का, उनका सवाल शामिल करते हैं। पराशर जी, मैं चाहूंगी इनके पोर्टफोलियो का आप रिव्यू करें, मैं पढ़ के बताती हूँ। दरअसल मौजूदा निवेश इनका 20,000 के SIP है, 15 साल तक निवेश का इनका टारगेट है। कॉर्पस क्या चाहिए ये इन्होंने मेंशन नहीं किया है, बस पोर्टफोलियो का रिव्यू करें इतना इनका कहना है। इनके पास फंड 5 है, एक्सिस मिड कैप फंड इनके पास है, कैनरा रिबोको लार्ज कैप फंड इनके पास है, मेरा
मिराय का एसेट मिड कैप है इनके पास। इसके अलावा मिराय एसेट का ही लार्ज एंड मिड कैप भी है इनके पास, और पराग पारिक का इनके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, और जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 5,000 ऐसे करके इन्होंने 20,000 तक का इन्वेस्टमेंट कर रखा है। क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी? देखिए, बिल्कुल इनका जो पोर्टफोलियो है काफी अच्छे फंड्स का सिलेक्शन किया हुआ है पंकज जी ने, लेकिन थोड़ा सा ओवरलैप है। जैसे कि अगर हम देखें तो मिराई एसेट का मिड कैप भी है और मिराई एसेट का ही लार्ज एंड मिड कैप फंड है, तो सेम ही एएमसी के फंड्स हैं। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा एएमसी में हम डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं। तो मिराई एसेट लार्ज एंड मिड कैप की जगह अगर ये आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का लार्ज एंड मिड कैप फंड ले लें तो एएमसी वाइज थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा और सेम ही कैटेगरी में बने रहेंगे। इसके अलावा अगर देखें पंकज जी के पोर्टफोलियो में स्मिता जी 2 मिड कैप फंड है, तो और स्मॉल कैप फंड मिसिंग है ओवरऑल पोर्टफोलियो में। 15 वर्ष का टाइम होराइजन है, तो अच्छी अवधि है, तो मेरे हिसाब से एक स्मॉल कैप फंड होना भी आवश्यक है। तो 2 मिड कैप फंड की जगह अगर हम उसको चेंज कर देते हैं तो एक्सिस का जो मिड कैप है उसको हम स्टॉप कर देते हैं और उसकी जगह बंधन का स्मॉल कैप या फिर निप्पॉन इंडिया का स्मॉल कैप शुरुआत कर देते हैं, तो पूरे पोर्टफोलियो में देखेंगे कि लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का बहुत अच्छा डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप भी है। तो मेरे ख्याल में काफी फंड्स अच्छे हैं, उसमें निवेशित रह सकते हैं। जहां तक कि कॉर्पस की बात है, हालांकि इन्होंने पूछा नहीं, पर ब्रॉडली क्योंकि 15 साल का होराइजन इन्होंने बताया है, तो 20,000 की अगर ये एसआईपी कंटिन्यू करते हैं, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चलते हैं, तो 15 वर्ष में करीब करीब 95-96 लाख रुपए बनते नजर आ रहे हैं। वहीं पर मैं उनको सलाह दूंगा पंकज जी, अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं अपनी एसआईपी में हर वर्ष एनुअली, तो मेरे हिसाब से ये कॉर्पस बन जाएगा 1,74,00,000 रुपए। तो काफी ऑलमोस्ट डबल हो जाता है अगर आप 10% का स्टेप अप करते हैं। ये 2 फंड्स में बदलाव करें, बाकी और नए फंड्स की आवश्यकता नहीं है। समय समय पे इस पोर्टफोलियो को रिव्यू अवश्य करते रहे, बट ज्यादा नए फंड्स लेने की आवश्यकता नहीं है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल, तो पोर्टफोलियो में जरा सा बदलाव और साथ में एसआईपी में स्टेप अप, और उसी से आप काफी अच्छा अपना पोर्टफोलियो बना पाएंगे। एक और कॉलर इस वक्त हमारे साथ, वो भी मेल के जरिए ही जुड़े हैं, तो उनका सवाल भी मैं चाहूंगी आप इनके पोर्टफोलियो का रिव्यू करें। हेमंत सर, मैं पढ़ के बताती हूँ। 36 साल उम्र है इनकी और मौजूदा निवेश लगभग 13,000 के एसआईपी ये कर रहे हैं। 20 साल तक इनके निवेश का टारगेट इन्होंने रखा है और 20 साल में 2 करोड़ का कॉर्पस इन्होंने अपने लिए रखा है। निवेश में हर साल 10% का ये स्टेप अप भी करेंगे, ऐसा इनका कहना है। इनके पास 4 फंड है, इन्वेस्को इंडिया का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, बंधन का स्मॉल कैप फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है। जितने भी मुझे लगता है उन्होंने हर्ड मेंटालिटी से जितने भी अच्छे अच्छे फंड सुने सभी रख लिए हैं अपने पास। क्या सलाह रहेगी इन्हें आपकी? जिस्मिता, देखिए 2-3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एक तो राजदीप ने अपने आप को 20 साल का समय दिया है, एसआईपी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, जाहिर सी बात है इक्विटी का पोर्टफोलियो बनाया है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कमिटेड है कि वो हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाएंगे। तो आई थिंक किसी भी निवेशक के लिए जो लॉन्ग टर्म में एक वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, बड़ा कॉर्पस बनाना चाहते हैं, ये बिल्कुल सही स्ट्रैटेजी है। तो आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी वो बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। इनका जो टारगेट है वो करीब 2 करोड़ का टारगेट है। मेरे हिसाब से अगर हम 12% का रिटर्न भी मान के चले अगले 20 साल पे एवरेज, तो करीब करीब 2 करोड़ 60 लाख का कॉर्पस बनेगा। तो इनका जो टारगेट है उससे कहीं ज्यादा कॉर्पस बनेगा इनके पास। इतना ही इंपॉर्टेंट होता है कि आप सही एसेट क्लास के साथ साथ अपने फंड्स को भी अच्छे से चुने। तो इन्होंने जो फंड चुने हैं वो कैटेगरी वाइज भी अच्छे हैं, और मुझे लगता है जो फंड इटसेल्फ विद इन कैटेगरी में बहुत अच्छे हैं। इन्वेस्को का लार्ज एंड मिड कैप, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप, उसके बाद बंधन का स्मॉल कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, ये चारों के चारों फंड का परफॉर्मेंस ट्रैक रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। और मुझे लगता है कि आगे जाके लॉन्ग टर्म में भी ये फंड अच्छा करेंगे। बट एक ही बात ध्यान रखिए कि आप जब 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो आपकी जो कमिटमेंट है वो इक्विटी से है, इन फंड से नहीं है। आज ये फंड अच्छा कर रहे हैं, इनके ऊपर ध्यान रखिए, नजर रखिए। आगे जाके कभी आपको लगे कि ये कंसिस्टेंटली एक थोड़े लंबे समय तक अगर अच्छा नहीं कर रहे हैं तो बिल्कुल बदलाव के लिए तैयार है। बट अभी जो इनका पोर्टफोलियो और जो स्ट्रेटेजी है स्मिता, बिल्कुल सही है, इस पे बने रहेंगे तो जैसा मैंने कहा इनको अपने टारगेट को पूरा करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल, तो बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ निवेश और इसमें निवेशित रहने की सलाह आपको दी गई है हेमंत जी की तरफ से। और सबसे बड़ी बात कि पोर्टफोलियो का समय समय पर रिव्यू, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ थैंक यू सो मच हेमंत सर हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए, और पराग सर जी आपका भी बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस शो पर जुड़ने के लिए। और इसी के साथ आज के मनी गुरु के इस शो में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।